अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की जो बाज़गश्त है वो अभी तक जारी है। मुल्की सियासत में एक तरफ धांधली का शोर मचाया जा रहा है, जो नताइज आ रहे हैं उनको मुस्तरद किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत पीटीआई ख़ास तौर पर यह कहती है कि जनाब जो अपोजिशन का बयानिया है वो ख़त्म हो चुका है, वो पिट चुका है, इस वजह से शिकस्त हुई है। साथ ही साथ आज नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मुजफ्फराबाद में शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर इसमें मौजूद थे और कुछ उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आगे लाहे अमल क्या होगा उससे मुताल्लिक़ भी थोड़ा टीज़र दिया है। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। राजा फारूक हैदर कहते हैं जनाब जो इलेक्शन हुआ है उसके नताइज आए हैं वो फ्रॉड है। वो कहते हैं मैं इसके खिलाफ न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया को बताऊंगा ये क्या हुआ है और मूवमेंट चलाऊंगा। उन्होंने कहा है इमरान खान का जो बयान है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर हमला है, सियासी माहौल और रिवायात पर हमला है। जनाब एक तरफ तो ये, दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग और पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और खासकर जो धांधली के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये जो आप लोग धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसमें तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए अपनी पार्टीज़ की, क्योंकि आपके बयानिए को मुस्तरद किया है कश्मीर के अवाम ने। जनरली इंतखाबात में आप लोग जो मुल्क मुखालिफ एजेंडा दे रहे थे उसको मुस्तरद किया है और साथ ही साथ मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया फवाद चौधरी साहब ने, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। जनाब तो ये जो मुख्तलिफ फोरम्स पर यह कहा जा रहा है कि नून लीग के बयानिए की वजह से शिकस्त हुई है। कुछ वज़रा ये भी कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन से एक दिन पहले जो लंदन में मुलाकातें हुई उसकी वजह से जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसमें मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। तो अपने एनालिस्ट से ये पूछ रहे हैं कि क्या मरियम नवाज का बयानिया आज़ाद कश्मीर में नून लीग की शिकस्त की वजह है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और पूरी ओवरऑल सिचुएशन का भी जायजा लेंगे। आज पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और सुहेल वड़ायत साहब हमारे साथ शामिल हैं। जनाब सुहेल वड़ायत साहब, बड़े इलेक्शंस आपने इससे पहले भी कवर किए हैं, इस इलेक्शन के ऊपर भी आपकी कड़ी नज़र, क्या एनालिसिस है आपका? ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं चाहे वो धांधली के हों उसके ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये खास तौर पर कि नून लीग का बयानिया, मरियम नवाज का बयानिया, इसकी वजह से नून लीग को शिकस्त हुई है, हकीकत है इसमें? मेरा ये ख्याल है कि इसकी वजह वो कंफ्यूजन है जो एक मज़ामाना बयानिए और मफामाना बयानिए ने नून ने क्रिएट किया। वो कुछ देर के लिए वो चल सकती है, कुछ साल तो वो चल रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ये नहीं चल सकता। आप लॉन्ग टर्म में एक ही बयानिए को अपनाना पड़ता है, या मज़ामाना या मफामाना। ठीक है, आपके ख्याल में कंफ्यूजन ने ज्यादा खराब किया है पोजीशन को? ये जो इल्जामात लग रहे हैं, मैं आपके पास वापस आती हूँ सुहेल वड़ायत साहब, पहले बाकी तजिया करूँगी, इसके ऊपर राय जान लेते हैं। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में कंफ्यूजन है या फिर जिस तरह से मरियम नवाज के हमने बयानात भी सुने, फिर लंदन में मुलाकात का हवाला दे रहे हैं कुछ वज़रा, ये उसकी वजह है जो आज़ाद कश्मीर में रिजल्ट आया? देखें अलीना, धांधली वांधली को तो छोड़ें आप। मैंने जब से होश संभाला मैंने कोई इलेक्शन, एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने यही बक बक न सुनी हो। सो ये हमारे नाम नहाद जमहूरी कल्चर का हिस्सा है। इसको धांधली वांधली के इल्ज़ामात को छोड़ें। अच्छा रह गए बयानिए, ये पढ़े लिखे माशरों में होते हैं बिल्कुल ही। अगर पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम को इस तरह की कोई बात हो, दैट इज़ डिफरेंट। बाकी बयानिए शियानिए क्या हैं? ये यहाँ ज़ात बरादरियाँ हैं, ये सारी तफसीलात अखबारों में मौजूद है। मैं आई डोंट वांट टू रिपीट। 5-7-8 धड़े हैं, ज़ात बरादरियाँ हैं, मफादात हैं, शख्सियत परस्ती है, नफरतें और अकीदतें हैं, इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। ये बयानिए, हाँ तो बयानिए शानिए नहीं होते। वो महज़ब माशरों में, पढ़े लिखे माशरों में बयानिए शानिए होते हैं। बाकी अच्छा ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, फवाद चौधरी बहुत ज़हीन, बहुत विटी आदमी है, लेकिन ये अगर ये इसलिए इस्तीफ़ा इनसे लेना चाह रहे हैं मरियम और बिलावल वगैरह से कि जी इन्होंने पार्टी का बेड़ागर किया, तो इनको कंटिन्यू कराओ भाई। आप क्यों इनसे बेहतर लोगों को लाना चाह रहे हो? इनको सवा सत्यानाश करने दो अपनी अपनी पार्टियों का, ताकि पाकिस्तानियों की जान छूटे और आप बिल्कुल फिर टोटल मोनोपोली हो जाए पीटीआई की, और वो सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे।
वल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप इनसे क्यों नालायक हैं तो इनको कंटिन्यू कराओ भाई, इनको हेल्प करो, सपोर्ट करो, बाकी कुछ नहीं। और क्या सर वो फिर अगले इलेक्शंस में इलेक्ट होके भी आ जाते हैं ना, फिर आवाम को भी होना पड़ता है, तो इसलिए शायद कह रहे होंगे फवाद चौधरी साहब। लेकिन इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने तकरीरों या ये इस तरह की टीवी पे गुफ्तगू नहीं, मेरे नजदीक तो अलीना आवाम को मैंने तो कभी लफ्ज़ सीरियसली ना खुद इस्तेमाल किया है ना लोगों को इस्तेमाल करते, बस ठीक है ये गुफ्तगुओं में अच्छा लगता है, बाकी किधर अवाम, कौन से अवाम। वैसे आपने कल कहा था अवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है, मैं आपके पास वापस आती हूँ, महमल का मैं पहले कमेंट जाना, मैं पहले महमल का कमेंट जानना चाहती हूँ। नहीं हो रही है, आप हो रही है। अच्छा ठीक है, महमल आप किस तरह देख रही हैं सारी सूरत हाल को? सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं शायद कंफ्यूजन की वजह से, हसन निसार साहब समझते हैं कि बयानिया नहीं, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस थी, और अगेन वो चीजें जो हमने कल डिस्कस की, बहुत सी और फैक्टर्स हैं। देखिए रीना, अगर तो इसके भी एक्चुअली इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर वैसे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के ओवरऑल रिजल्ट्स को देखा जाए पिछले 20-25 सालों को, तो उसका बयानिए से ताल्लुक़ नहीं होता, उसका होता है कि फेडरल गवर्नमेंट किसकी है, तो उन इलेक्शंस का ताल्लुक़ तो उससे होता है। लेकिन मुझे लगता ये है कि फवाद चौधरी साहब का जो इशारा था वो बेसिकली था कि नून लीग, क्योंकि ये तो कोई नहीं कह रहा था कि नून लीग ने जीतना है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, वो तो सबको ही मालूम था कि PTI की हुकूमत ही बननी है, लेकिन सेकंड नंबर के ऊपर नून लीग की बात हो रही थी कि दूसरे नंबर पे नून आएगी और पीपल्स पार्टी तीसरे रहेगी। तो मेरे ख्याल में कि ये जो दो यानी कि सेकंड और थर्ड में वो डिफरेंट हो गया कि नून लीग थर्ड होगी, तो मेरे ख्याल में वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो गालिबन मरियम नवाज साहिबा के बयानिए की वजह से वो रिजल्ट्स चेंज हुए। और उसमें जो सोहेल साहब ने बात की है कि एक जाहिर बात है मुजाहमती बयानिया है जो कि मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो देखिए वो कुछ हलकों में पसंद नहीं किया जाता, और इसी वजह से शायद जो है अगर जो पोजीशंस चेंज हुई हैं उसका कोई ना कोई अगर लेना देना है तो वो उस चीज़ से हो सकता है। जहाँ तक वो है सोहेल साहब की, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये नून लीग को अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्होंने मुफाहमती बयानिया जारी रखना है या मुजाहमती बयानिया जारी रखना है। एक ये जो दो बयानिए चल रहे हैं उसकी वजह से उनकी पार्टी के अंदर भी एक है कंफ्यूजन पाई जाती है, लीडरशिप के अंदर भी एक कंफ्यूजन पाई जाती है, और अभी ये और उससे ये भी नहीं पता चलता फिर कि एक्चुअली जो है वो किसकी चीज़ चलनी है। हालांकि ठीक है मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कायद हैं पार्टी के उनके, और वही लीडर है और उनकी मेजर डिसीजन होती है, बट देन इवन शहबाज शरीफ साहब भी तो प्रेसिडेंट है ना अपनी पार्टी के, फिर वो भी तो अब बाहर निकल आए हैं, फिर उनकी भी होती है चीज़ें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एहतजाज की मुस्लिम लीग नून की तरफ से कॉल दी गई है, और साथ ही साथ ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे हम कि क्या नून लीग के बयानिए ने, जो नून लीग को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है तो वो हुकूमत नहीं बचा सके, 6 सीटें सिर्फ निकाल पाए हैं, क्या ये वो जो लंदन में मुलाकातें कही जा रही हैं, फिर नून लीग के जारहाना जो बयानात थे उनकी वजह से हुआ है? भट्टी साहब का जवाब जान लेते हैं। जी भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि बयानिया, मैं इस लफ्ज़ को हमारे सियासतदानों ने काबिल नफ़रत बना दिया है। एक हाथ गिरेबान पर हो और दूसरा घुटनों पर हो तो वो बयानिया नहीं होता। दिन को मज़ाहमत, रात को मफामत हो तो वो बयानिया नहीं होता। एक हमले पे हमला कर रहा हो और दूसरा माफ़िया मांग रहा हो तो वो बयानिया नहीं होता। और मौका शनासों का बयानिया नहीं होता, मौका परस्तों का बयानिया नहीं होता, डीलें करने वालों का बयानिया नहीं होता, इक़्तिदार परस्तों का बयानिया नहीं होता, जब वक्त आए तब भाग जाने वालों का बयानिया नहीं होता। अब दूसरा आपका था इसका पहलू कि आज़ाद कश्मीर में हार की वजह मुख्तसर 7 जुमले बोलने हैं, वो सुन लीजिएगा। पहला है ट्रेंड और रवायत, मरकज़ में जिसकी हुकूमत वही आज़ाद कश्मीर में जीतेगा और इस मरतबा भी जीता। दूसरा है ज़ात बरादरी, सही टिकटें देना, सही जगह पर पैसा लगाना, ये तरीके इंसाफ ने इस मरतबा बेहतर किया और वो जीत गई। तीसरी बात है बेहतर हिकमत अमली, अब्दुल रशीद तुराबी जैसे जमात इस्लामी के लोगों को तोड़ लिया, अपने साथ मिला लिया, हर हलके में उन्होंने इस तरह किया और बेहतर हिकमत अमली से जीत गए।
चौथा है मरियम नवाज की सोलो फ्लाइट। बाकी मुस्लिम लीग किनारा कश थी, साथ नहीं थी। शहबाज शरीफ से हमजा तक, ख्वाजा आसफ से एहसन इकबाल तक, सब साइड पर थे और चुप थे, खामोश थे। मुस्लिम लीग में गिरोहबंदी थी, धड़ेबंदी थी, इसलिए सोलो फ्लाइट में जीबी में भी वो हारी और इधर भी वो हारी। आप अंदाज़ा करें मैडम शेख, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, जेलम, मुल्तान, पिंडी की एक सीट छोड़कर और लाहौर में मुस्लिम लीग हार गई। मुस्लिम लीग हार गई अपने गढ़ में, अपने घर में। इस बार वो इमरान खान ने घर में घुस घुस कर मारा सबको। नवाज शरीफ एंड फैमिली कश्मीरी है और कश्मीरियों ने लाहौर में उनको रिजेक्ट कर दिया। और फिर आखिरी बात है नवाज शरीफ की ज़बान और वो हमदुल्ला से मुलाकातें, जिसने पाकिस्तान को गाली दी थी, उससे मुलाकातें। मरियम की ज़ुबान, नवाज शरीफ साहब की सरगर्मियां और आज़ाद और ये जो ज़बान है जिसमें फौज को गालियां और दूसरी तरफ फौज को गालियां, और आखिरी बात आज़ाद कश्मीर में लीगी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी, आज़ाद कश्मीर में लीगी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी, ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पहले नंबर से तीसरे नंबर पर आ गई। और शुक्र करें कि तीसरे नंबर पर सुहेल वड़ाइच साहब, ओके ठीक है। सुहेल वड़ाइच साहब, क्या आप अग्री करते हैं? दूसरा भी आपने कंफ्यूजन की बात की, तो सर शाहिद खान अब्बासी साहब तो कहते हैं कि कंफ्यूजन सिर्फ मीडिया टॉक शोज में है, हमारी पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बड़ी मीटिंग भी हुई है इससे मुताल्लिक, उसकी भी अगर आप कुछ इंसाइट शेयर कर सकें, आगे क्या प्लान रखती है नून लीग? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी कोई इलेक्शन में जाता है या पार्टी चाहती है तो वो इलेक्शन जीतने के लिए जाती है। तो नून के बारे में ये तासुर था कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन वो जीत नहीं सकेगी और हुकूमत नहीं बना सकेगी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट नहीं है उसकी, और उसके लिए अच्छा। दूसरी बात ये थी कि मरियम नवाज के जलसे बड़े बड़े हुए, लेकिन उसका ये तासुर के ये दो बयानियां हैं और जो मुफाहमाना बयानियां हैं, उसकी वजह से जो मरियम नवाज या उनकी पार्टी को हुकूमत मिल सकती थी उसका चांस नहीं रहा। ये जो बयानिए का तजाद है, जो एक तरफ मरियम साहबा का है जिससे पब्लिक तो बड़ी क्राउड पुलर है वो अपने मज़ामाना बयानिए की वजह से, लेकिन जो उसके साथ उनका हकीकत पसंदी का बयानिया है, वो बयानिया जो हुकूमत बनाता है जिसकी वजह से लोग वोट डालते हैं, वो मिसिंग है। अच्छा, लेकिन सर इलेक्शन कैंपेन में आपको मरियम नवाज के बयानी में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन कहें, उसको तजाद कहें, नजर नहीं आया? पहले जो बहुत ज्यादा मुजाहमत होती थी, अब उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा यू टर्न लिया। कुछ ऐसे बयान भी हमने दरमियान में देखे जिसपे उन्होंने कुछ क्लेरिफाई करने की कोशिश की नवाज शरीफ के गुज़श्ता बयानात को। देखिए मैडम शेख, ये जो कंफ्यूजन का बयानिया है ना, जिसमें मज़ामती और मुफाहमती बयानी, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता होता। जितना चल गया ये बहुत चला है, ये भी मेरा ख्याल है तवक्को से ज्यादा है। अगले इलेक्शन से पहले इन्हें ये कंफ्यूजन खत्म करना होगा, या तो ये मुफाहमती बयानिए पे जाएं या मज़ामती बयानिए पे जाएं। मज़ामती बयानिए पे जाएंगे तो हुकूमत नहीं मिलेगी, अगर मुफाहमती बयानिए पे आपको क्या लगता है क्या होगा? ये जो सुहेल साहब ने एक बात की है ना, हाँ ये मैं आ रही मैं सुहेल साहब, आपको क्या लगता है क्या होगा? मेरा ख्याल है मुफाहमती बयानिए पे जाना पड़ेगा। जिसमें इक्तदार मिलेगा वो कर लेंगे। अच्छा। क्या होगा? क्या इक्तदार चाहिए, हुकूमत चाहिए। अच्छा महमल, कुछ केसेस से बचना है, इक्तदार में आना है। नहीं, मैं अलीना ये कह रही थी उस बयानिया पे चले जाएंगे। ये बयानिया शानिया क्या होता है? महमल की बात सुनो ना भट्टी साहब। भट्टी साहब जो सुहेल साहब बात कर रहे हैं ना अलीना, भट्टी साहब सुन लेना महमल की। नहीं जो अलीना, जो सुहेल साहब बात कर रहे हैं कि मुफाहमती बयानिया होगा क्योंकि उसको एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए उसी को वही एक्सेप्टेबल है। हाँ। उसकी वजह ये जो फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है, और जो मैं कह रही थी कि शायद उनका एक्चुअली उनका ये था कि वो सेकंड से थर्ड पोजीशन
पोजीशन पे नून आई है ना, बयानी तो वो मरियम नवाज के बयानिए का उसके अंदर कोई ना कोई हाथ है। तो इसका मतलब है ये एक वार्निंग है या ये एक ट्रेलर है अगले इलेक्शंस का, कि अगर मुज़ाहमती बयानिया जो है वो इसी तरह जारी रहा, वो हमें मालूम है कि वो पसंद नहीं आता, तो फिर जो है फिर वही सोहेल साहब ने जिस तरह का फिर इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वो मुफाहमती बयानिया यानी कि एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की तरफ अगर आएंगे, अगर नून लीग ये डिसाइड कर ले तो फिर ही जो है कुछ सुलह सहाई कुछ चीज़ हो सकती है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई इस तरह की जो है चीज़ मिल सकती है। अदरवाइज सेकंड से आप थर्ड भी हो सकते हैं अगर आपका बयानिया पसंद ना आए। भट्टी साहब हंस रहे हैं, क्यों? मैडम शेख, महमल सरफराज साहबा पढ़ी लिखी, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, अक्लमंद, समझदार, हसन निसार साहब उस्ताद, सोहेल साहब उस्ताद, इरशाद भट्टी पेंडू, और लगा हुआ किन पे है? बयानिए पे। किन के बयानिए पे? जो एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिस्टम को चीट करके झूठ बोल के लंदन बैठा हुआ है, और दूसरा जिनके हर सतह पर सुप्रीम कोर्ट से जदादों तक झूठ पकड़े गए, उनके बयानी। और तीसरे वो हैं जो कहते थे, जो तीसरे वो हैं जो कहते थे इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं वजीर आजम बन चुका था और काबीना फाइनल हो चुकी थी। ये वो घर है जिसके बयानिए पे हम लगे हुए हैं। भट्टी साहब, आप इतने भी मासूम नहीं है कि आपको नहीं पता कि कौन से बयानिए का क्या मसला होता है। बयानिया सच्चे लोगों का होता है, बयानिया बेहतर लोगों का होता है, बयानिया बुरे वक्त में डट के खड़े होने वाले लोगों का होता है, कुर्बानियां देने वाले लोगों का होता है, अवाम के साथ खड़े होने वाले लोगों का होता है। ये नहीं है कि वक्त आए तो जद्दा, वक्त आए तो लंदन, और फिर इक़्तिदार के लिए इधर आके हुकूमतें हम पे करें। मैं इसलिए हंस रहा था, मैं अपने हंसने पे माजरत चाहता हूँ। हसन निसार साहब, आप हंसते रहे। हसन निसार साहब, क्या आपको लगता है अगर मुफाहमत के साथ आगे बढ़ते हैं तो अवाम एक्सेप्ट करेगी? यार, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जो भट्टी साहब बात कर रहे थे, बयानिया और तरह की सोसाइटीज में होते हैं। ये बयानिया शानिया क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आप में हिम्मत आए तो गिरेबान पकड़ो, नहीं है तो पांव पकड़ लो, खत्म। ये कहाँ के सियासतदान है? चूंकि ये इन्होंने स्वांग भरा हुआ है, ये रूप बहरूप का कारोबार है। स्टेटमेंटशिप कितने लोग हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली की जिना के बाद? आप मुझे बताओ जरा, 73 साल में क्या पेश किया है आपने? तो कुछ भी नहीं। मुहिमजू किस्म के लोग होते हैं, एक खास तबका, एक खास मिजाज के हामिल लोग हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में आते हैं। बीबी, इस तरह नहीं होता। हाँ, इसलिए छोड़ो। अच्छा, सोहेल वड़ायत साहब, सोहेल वड़ायत साहब, क्या आप अग्री करते हैं बयानिया कुछ नहीं होता? मेरा ख्याल है सियासत तो बयानिया पे ही होती है। कोई भी जीतता है, अगर इमरान खान जीता है तो वो भी बयानिया पे जीता है। अगर इमरान खान को कहीं ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई है तो वो भी बयानिया पे होती है। बयानिया ही सियासत की बुनियाद होता है। आप उसका नाम कुछ भी रख लें, नाम उसका पांव पड़ना रख लें, या नाम उसका गिरेबान को पकड़ना रख लें, लेकिन वो होता तो बयानिया है। ठीक है, बयानिया वो चीज है जिस रवश पर आप चलकर लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से दूर भगाते हैं, इसको बयानिया कहते हैं। तो जाहिर है ये जो बयानिया है, इसी की वजह से लोग वोट डालते हैं, इसी की वजह से वोट। बिल्कुल, 2018 में तब्दीली के पीछे सब आए। भट्टी साहब, हाँ मैडम शेख, बयानिया बड़ा जरूरी है। भट्टी साहब, आप कैसे कह देते हैं नहीं? मैडम शेख, किसने कहा है बयानिया नहीं होता? बयानिया होता है, मगर ये जो हमारे यहाँ लोग हैं इनका कोई बयानिया नहीं है। मेरा सिर्फ ये मुकदमा है कि बयानिया होता है। कायद-ए-आज़म जैसे मिसाल दी, जैसे भुट्टो साहब का एक हम फिर भी कह सकते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का चलो एक कर लें, लेकिन ये जो उसके बाद 90 के बाद काम शुरू हुआ है ना, उसका कोई बयानिया नहीं है। ये इक़्तिदार को जाने वाले रास्ते हैं। घुटनों पे पड़ के कर लें, पाँव पे पड़ के इक़्तिदार ले लें, या गिरेबान पकड़ के ले लें। जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था, फेमस तकरीर की थी, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और 2-4 दिन बाद ही अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने के फार्मूले पर अमल करके घर चले गए, डिक्टेशन ले ली। ये कोई बयानिया नहीं होता। मुशर्रफ साहब आए, जद्दा चले गए, इमरान खान आए, लंदन चले गए, और ये इधर सारे ये बयानिए नहीं होते। ये है दबाव डालने की कोशिशें होती हैं कि साडी भी सुनो, सानू भी वेखो, असी रुल गए जे इक़्तिदार तो बाहर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं दूसरे सवाल के साथ।
जनाब शहजाद अकबर के खिलाफ मुतनाज़ बयान पर जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा हैं, MP हैं नज़ीर चौहान, उनको आज सुबह गिरफ्तार किया गया। और नज़ीर चौहान अपने गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, कुछ इल्ज़ामात भी लगाए। कहते हैं जी शहजाद अकबर ने अपने ओहदे, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है इस गिरफ्तारी के सिलसिले में। जनाब इसके सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप में कुछ मीटिंग्स भी हुई, आगे के लाया अमल पर भी कुछ गौर हो रहा था। अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि जनाब क्या 2023 के इंतखाबात तक तरीन ग्रुप PTI के साथ चल सकती है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि नज़ीर चौहान साहब ने बहुत गलत बात की थी, मज़हब के हवाले से बात की थी, यानी कादियानी बना दिया था शहजाद अकबर साहब को, और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था बिना सबूत के, बिना किसी चीज़ के, जो कि बहुत गलत है। ये ट्रेंड पाकिस्तान में गलत ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात है जहांगीर तरीन ग्रुप की बात आप कर रही हैं। 2 FIRs थी जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, बाकी शुगर केस एक अलहदा था, एक्सपोर्ट, सब्सिडी और शुगर घपले, डबल खांचे, मुबैना तौर पर वो सारे अलहदे थे। 2 FIRs FIA ने की थी, एक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग, और मुबैना तौर पर जहांगीर तरीन साहब ये दोनों काम पहले कर चुके हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग में भी और लंदन में जो हाइड हाउस घर वाला जो। तो उसके बाद हुआ क्या, जब जहांगीर तरीन साहब ने ग्रुप बनाया तो डॉक्टर रिजवान को FIA की सरबराही से, टीम्स की सरबराही से हटा दिया गया। अली जफर को कहा गया कि आप चेक करें, और बैंकिंग कोड का टाइमलाइन हम सबको याद है, लेकिन उसके बाद नहीं, मैं वो आखिरी याद करा रहा हूँ। बैंकिंग कोड का जज बदल दिया गया, अदालत से FIA ने कहा कि हमें जहांगीर तरीन को गिरफ्तार नहीं करना, और फिर उसके बाद बजट में साथ दिया गया और फिर खामोशी। DG FIA वाजिद ज़िया को बदल दिया गया। तो इस वक्त तक मेरे ख्याल में मुबैना तौर पर मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन को NRO मिल चुका है, जहांगीर तरीन को रिलीफ मिल चुका है, और NRO मिल चुका है। साथ खड़े होंगे 2023 में भी इमरान खान के साथ, क्योंकि इमरान खान ने जो उनको रिलीफ देना था दे दिया है। सुहेल वड़ायत साहब, भट्टी साहब कहते हैं उनके ख्याल में जहांगीर तरीन को NRO मिल चुका है। वजीर आजम कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। मेरा ये ख्याल है कि उनको NRO तो मिला है, लेकिन उन्होंने दबाव के तहत लिया है, और अगली दफा 2023 में वो इमरान खान के साथ नहीं होंगे, कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। उसकी वजह एक तो यह है कि इमरान खान शायद उनके ग्रुप को टिकट ना दें, और दूसरी ये है कि उसके ग्रुप ने जो बगावत की है, खुली बगावत की है, इसके बाद मेरा ख्याल है उनकी वापसी का इम्कान नहीं है। वो किसी न किसी नए फोरम से इलेक्शन लड़ा। सर तो फिर अगर 2023 में नहीं होंगे तो उससे पहले ही कुछ वो मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर देंगे मौजूदा हुकूमत के लिए जी। और उन्होंने कब तक कर सकते हैं? ग्रुप तो बना लिया हुआ है, और वो उस ग्रुप की मीटिंग्स करते हैं, उस ग्रुप के इजलास होते हैं, अगले दिन वो थाने पे इकट्ठे हुए, मुसलसल उनके बयान आ रहे हैं, थाने पे इकट्ठे, शाइये पे इकट्ठे होते हैं। तो उनकी एक अलग से सियासी वजूद तो बन चुका है, सिर्फ उन्होंने अपने सियासी लाए अमल का ऐलान नहीं किया। सियासी लाए अमल का ऐलान नहीं किया। हसन निसार साहब, देखिए मैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2023 की बात, तो भाई पता नहीं क्या क्या कुछ रास्ते में है, अभी तब देखेंगे। चूंकि ये सिचुएशन के साथ, मौसमों के साथ लिबास तब्दील होते हैं, इसी तरह 2023 तक क्या सूरत हाल बनती है, मुल्क के हालात। सर आपके शागिर्द कह रहे हैं जहांगीर तरीन को NRO मिल गया, तो उस वक्त देखा जाएगा। किसके शागिर्द कह रहे हैं? आपके शागिर्द कह रहे हैं भट्टी साहब। मिल भी जाए तो यार लड़ाना आपस में, उससे क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये 2-2.5 साल बाद पता नहीं तब क्या होगा भाई। इस वक्त मिला है NRO, गिव एंड टेक हुआ होगा। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद क्या सिचुएशन होती है तब देखी जाएगी, उसके मुताबिक फैसले करेंगे लोग। इट्स टू अर्ली। कम से कम मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के इस तरह की बात। आपके शागिर्द ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन को NRO मिल गया,
कहते हैं। मैं कहता हूं मिल भी गया हो, मान लेते हैं, मिल भी गया हो तो 2-2.5 साल बाद पता नहीं सिचुएशन क्या थी। ये एनआरओ की नौबत आनी थी पहले, जब सारा बोझ उठाया हुआ था जहांगीर तरीन ने इस पार्टी का। सोचा था कभी किसी ने ये होगा? हो गया। अब अगर एनआरओ हो भी गया है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 2-2.5 साल बाद जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हर बंदा बिहेव करेगा। जहांगीर तरीन साहब भी वैसे ही करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि साथ होंगे या खिलाफ होंगे या कहां होंगे, नो, ये 2-2.5 साल बाद देखेंगे। ये जो बहुत विजनरी हैं उनको पता होगा, मुझे नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है जी। महमल, ये बात तो सही है कि देखिए ये तो पीटीआई के अंदर भी और बाकी सियासी जमातों में भी ऐसा होता है कि एक्चुअली पता नहीं होता कि अगले 2 साल में क्या हो जाए, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो वज़ीर आज़म साहब के बहुत करीब थे, जैसे जहांगीर तरीन साहब एकदम से वो दूर भी हो गए। कुछ लोग जिनको वज़ीर आज़म साहब की लड़ाई होती है फिर वापस आ जाते हैं करीब, और फिर सबसे ज़्यादा करीब भी होते हैं। ऐसे भी हमने बहुत लोग देखे हैं। तो ये वैसे ये 2023 के लिए प्रेडिक्ट करना जो है वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये बात सुहेल साहब की दुरुस्त है कि क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के पास 2023 में ऑप्शन ज्यादा होंगे। वो वैसे भी एक पॉलिटिकल एंटिटी है, पैसा भी है, उनकी एक जान पहचान और उनका कनेक्शंस भी हैं। तो इस वजह से उस वक्त उनके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, तो वो तो जाहिर बात है वो उस वक्त ही डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस तरह करना है। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी तो उनको जो है वो जिस तरीके से चल रहा है इसी तरीके से चलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी जो भट्टी साहब ने भी की है लीना, कि जो नज़ीर चौहान साहब ने शहजाद अकबर साहब के बारे में बातें की थी वो बड़ी ही इररिस्पॉन्सिबल, डेंजरस और हेट स्पीच के जुमरे में आती हैं। हमें पता है कि इस तरह से जो है मजहबी मुनाफरत की वजह से यहाँ पर लोगों पर हमले किए गए, उनकी जानें भी ली गई हैं। तो इसलिए जो ये चीज है, अच्छा, जी अलीना, हाँ। तो मेरे अच्छा, ये बड़ी तशवीश की बात है। मैं ये भी सुन रही थी कहीं पे कि उन्होंने वो अपने बयान से फिर गए हैं, उन्होंने शायद मीडिया पे बयान दिया, व्हाट्सएप पे पता नहीं किसी की मेरी आवाज नहीं है। हाँ, मतलब एक बीपर के अंदर भी उन्होंने वो टेम्पर की गई है, वो मेरी आवाज नहीं। ठीक है जी। हमारे एनालिस्ट सुहेल बड़ाइत साहब ये कहते हैं कि जनाब उनको लगता है कि 2023 में जहांगीर तरीन ग्रुप, जहांगीर तरीन पीटीआई के साथ नहीं होंगे और शायद उससे पहले ही वो पीटीआई के लिए कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दें, कुछ टफ टाइम देने की तैयारी कर लें। इरशाद भट्टी साहब समझते हैं एनआरओ मिल गया इसलिए कोई मसला नहीं क्रिएट करेंगे। महमल और हसन निसार साहब कोई ऑप्शन नहीं लेते। इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।